बच्चों को यहाँ पर छोड़ता तो उसे काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी रखनी पड़ती, जिस वजह से सिया को शक हो जाता और क्या पता सिया उन पर हमला न करके बच्चों पर हमला करती। इसलिए उसने यही सोचा कि वो सभी बच्चों को साथ ले जाएगा। अगले दिन स्कूल में हृदय ने कल्याणी को काफी परेशान किया हो। हृदय से परेशान होकर कल्याणी एक खाली रूम में जाकर बैठ गई थी। जब स्कूल की छुट्टी होने का टाइम आया तो हृदय उस रूम में आया और उसने दरवाजे को बंद कर लिया। उसने कहा, तुम इतना भाव क्यों खा रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना एटीट्यूड दिखाओगे तो कोई लड़का तुम्हें पसंद करने लगेगा? पता नहीं कितने लड़कों ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। फिर भी कल्याणी को गुस्सा आया और उसने हृदय पर हाथ उठाते हुए कहा, देखो ना, मैं तुम्हें जानती हूँ और ना ही तुम। मुझे तो मेरे बारे में बकवास करना बंद करो। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सुनकर हृदय मुस्कुराया और बोला, क्यों? अपने शुगर डैडी को बताओगी? वैसे तुम्हें शुगर डैडी का मतलब तो पता नहीं होगा। मैं बताता हूँ तो शुगर डैडी का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो तुम्हारे खर्च उठाए और बदले में तुम उसकी रात रंगीन करो। कल्याणी बोली, छी, कितनी घटिया सोच होती है तुम बड़े लोगों की। ये कहकर उसने हृदय पर थूक दिया। ये उसकी ये हरकत हृदय से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने कसकर कल्याणी का हाथ पकड़ा और उसे बेंच पर झुकाकर जबरदस्ती किस करने लगा। जब उसके होंठ कल्याणी के होंठों से टच हुए तो कल्याणी को काफी घिनौना महसूस हुआ और उसने स्ट्रगल करने की कोशिश की, लेकिन वो हृदय को खुद से दूर नहीं कर पाई। हृदय ने कहा, तुम जैसी लड़की के साथ कुछ करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, मगर मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। ये कहकर उसने कल्याणी के कपड़ों को फाड़ना शुरू कर दिया। कल्याणी काफी चिल्लाई, मगर हृदय नहीं रुका। चिल्लाते चिल्लाते वो नीचे बैठ गई। हृदय मुस्कुराते हुए फिर वहां से चला गया। कल्याणी बाहर आई। टीचर्स ने जब उसकी हालत देखी तो वो काफी शॉक हो गई और उन्होंने प्रिंसिपल को इस बारे में बताया। प्रिंसिपल ने जल्दी से टीचर्स को कल्याणी के लिए एक ड्रेस अरेंज करने के लिए कहा। उस ड्रेस को पहनकर वहां से चली गई। जब वो बाहर आई तो उसकी नजर गेट के पास गई, जहां पर हर रोज उसे दंश मिल जाता था, लेकिन आज दंश नहीं था। दंश को वहां न देखकर उसे ऐसा लगा कि अब उसके पास कोई नहीं था जिससे वो मदद ले सकती थी। वो निराश सी होकर वहीं खड़ी हो गई। धानी और बाकी लोग भी जल्दी से वहां आए और उनके लिए थोड़ी ही देर में कार आ गई। कल्याणी ने सोचा कि वो स्कूल में हुए इस हादसे के बारे में मृत्युंजय को नहीं बताएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मृत्युंजय उसके लिए स्टैंड ले। अगर मृत्युंजय उसके लिए स्टैंड लेता तो शायद बच्चे और टीचर्स शक करते, मगर वो नहीं जानती थी कि प्रिंसिपल ने बहुत पहले ही इस बारे में मृत्युंजय को इन्फॉर्म कर दिया था। प्रिंसिपल जानता था कि अगर वो इस सब के बारे में मृत्युंजय से छुपाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जब अद्विजय को इस बारे में पता चला तो उसने मृत्युंजय को इन्फॉर्म किया। मृत्युंजय और अद्विजय दोनों मिलकर शाम के वक्त हृदय के घर गए और उन्होंने सीधा जाकर हृदय के दोनों हाथों में गोलियां मार दी। हृदय के अमीर माँ बाप बस देखते रह गए। हृदय को उसके किए की सजा देने के बाद दोनों उस घर से बाहर निकले। मृत्युंजय ने अद्विजय से कहा, अद्विजय, क्या हम अपने भी कुछ लोगों को ट्रिप पर ले चले? इस पर अद्विजय बोला, क्या तुम पूरे एक गांव को ट्रिप पर ले जाना चाहते हो? तुम्हें नहीं लगता कि जंगल भी कम पड़ जाएगा इतने सब लोगों के लिए? ये सुनकर मृत्युंजय बोला, ठीक है, हम भी 100 लोगों से काम नहीं है। इस पर अद्विजय बोला, हाँ, मगर अपनी वाइफ का देख लेना, वो काफी कमजोर है। ये सुनकर मृत्युंजय ने अद्विजय को घूर कर देखा और बोला, तुमने हमारी वाइफ को कमजोर कैसे कहा? इस पर अद्विजय बोला, वो कमजोर है। मृत्युंजय ने उसे एक लुक दिया और अपने विला की ओर कार से चला गया। रात के वक्त आरोही ने देखा कि अद्विजय रात को डिनर करते हुए उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। आरोही को लगा कि उसके प्यारे पतिदेव नाराज हैं। उसने सोचा कि वो रात को अद्विजय को मनाएगी। उसने नाराज अद्विजय को मनाने के लिए टेरेस पर कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर किया। आज वो काफी रोमांटिक मूड में थी। उसने आज एक काफी ब्यूटीफुल साड़ी भी पहनी हुई थी, जिसका ब्लाउज काफी रिवीलिंग था।
आरोही ने टेरेस पर किसी के कदमों की आहट सुनी तो उसने एक सॉन्ग प्ले किया, एक और गंजा दुपट्टे को लिया और महकती हवा में उसने डांस करते हुए गुनगुनाया, जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में, सनम मेरी कसम दूर कहीं ना जा, आजा मेरी बाहों में आ। गाते हुए जब वो मुड़ी तो अचानक वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मोमी? धानी आपको याद कर रही है। ये कहकर अग्नि मुड़कर जाने लगा। उसका चेहरा सख्त था। आरोही हद से ज्यादा एम्बेरेसमेंट फील कर रही थी। वो अग्नि के पीछे नीचे बेडरूम में गई तो उसने धानी को सोया पाया। उसने फिर कंफ्यूज होकर अग्नि को देखा। अग्नि बहाना बनाकर बोला, डैड के दुश्मन कम नहीं है, वो कहीं से भी हमला कर सकते हैं, इसलिए ऊपर अकेले न जाया करे। आरोही अपने बेटे की फिक्र भारी बातें सुनकर दिल में गर्माहट महसूस कर रही थी। उस रात अद्विजय तो बेडरूम में ही नहीं आया। अगली सुबह आरोही ने देखा तो अद्विजय ट्रिप पर सबसे पहले बच्चों को कार में बैठकर चला गया। आरोही फिर सौम्या और मृत्युंजय के साथ कार में बैठकर ट्रिप के लिए निकली। आरोही को आज काफी बेचैनी हो रही थी। उसने अनिका जी को अपनी बेचैनी के बारे में बताया तो अनिका जी बोली, आरोही चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, अद्विजय तुम्हारे साथ है और तुम सब लोग पहली बार कहीं एंजॉय करने जा रहे हो तो बस एंजॉय करो। और मैं महापंडित से बात करूंगी, वो काफी ज्ञानी है, वो कुछ उपाय बताएंगे। ये सुनकर आरोही ने फोन काट दिया। अनिका जी ने इस सब के बारे में राजवीर जी को बताया तो राजवीर जी बोले, अनिका अब बच्चों की चिंता करनी बंद करो और इसकी चिंता करो। ये कहकर उन्होंने अनिका जी के पेट पर हाथ रख दिया और बोले, अनिका अब तुम्हें अपने काम पर भी थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। इतने लंबे समय के बाद हमें भगवान ने ये ब्लेसिंग दी है तो हमारा मैन फोकस ये नन्ही जान होनी चाहिए। अनिका जी बोली, लेकिन बच्चों को इस बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? मैं तो शर्म के मारे ही मर जाऊंगी, क्या कहेंगे वो? और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और